अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 बजट स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। 1930 की दहाई में आने वाले मुआशी बहरान द ग्रेट डिप्रेशन के बाद कोरोना की वबा ने सबसे बड़ा आलमी बहरान खड़ा कर दिया है। मैजिकल नंबर वाले साल 2020 में आलमी मईशत की बेहतरी के तमाम इशारे उलट कर रह गए हैं। IMF और मईशत के अंदाजे लगाने वाले दूसरे इदारों का कहना था कि 2020 में आलमी मईशत 3% ऊपर जाएगी, जबकि इसके बरक्स यही इदारे आलमी मईशत के 3% नीचे यानी मनफी 3% होने की पेशीन गोही अब कर रहे हैं। एक अंदाज़ा ये भी है कि कोरोना से आलमी मईशत के 5000 अरब डॉलर डूब जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मालपास ने अपने हालिया बयान में कहा है कि कोरोना की वबा पर काबू पाने में सबसे बड़ी रुकावट फंड्स का ना होना है। उनका कहना था कि आलमी कसाद बाजारी और कोरोना पर काबू पाने के लिए फंड्स कहाँ से लाए जाएं, ये बात उन्हें रातों को जगाए रखती है। डेविड मालपास ने बताया कि कोरोना अगर बढ़ता रहा तो 6 करोड़ लोग मज़ीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। इनमें बड़ी तादाद तरक्की पजीर मुल्कों के लोगों की होगी। पाकिस्तान का शुमार भी तरक्की पजीर ममालिक में होता है। आलमी मईशत तो कोरोना के बायस डूब रही है, लेकिन पाकिस्तानी मईशत पहले ही बहरान से दो चार थी। पिछले साल पेश किया जाने वाला बजट बड़ी हद तक IMF की शराइत का मज़र था, जिसे अपोजिशन IMF बजट भी कहती रही। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि 6 दिहाइयों के बाद पाकिस्तान की मईशत मनफी में पहली मरतबा जाएगी। मुश्किल वक्त में हुकूमत कैसा बजट लाएगी? क्या साल 2020-21 का बजट कोरोना मुतासरा होने के साथ साथ IMF की शराइत के ज़ेरे साया होने के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ में भी ममासलत रखेगा? प्रोग्राम में इससे मुतालिक बात करेंगे और बिलखुसूस हम बात करेंगे कि आइंदा बजट से बिज़नेस कम्युनिटी की क्या तवक्कुआत हैं। 2019-20 के बजट ने पाकिस्तान में कारोबार में आसानी के कितने मौक़े फ़राहम किए? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस किस हद तक कम हुई? क्या टैक्स का निज़ाम कारोबार दोस्त हो गया है? इसी से मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ मुआशी तज्ज़ियाकार नाक़िद भी हैं, लिखारी भी हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ वीडियो लिंक पे मुज़म्मिल असलम साहब माहिर मईशत हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा अभी अब से कुछ देर में हमें प्रेसिडेंट FPCCI मियाँ अंजुम निसार साहब भी स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। पिछले साल हमने देखा कि 2019 में एक जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक की वो जारी हुई और उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस यानी कारोबार करने में आसानी का जो इंडेक्स है वो 136 से 108 पे आ गया। ये बड़ी हौसला अफजा बात थी, बड़ी हौसला अफजा ख़बर थी। लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या ये इंडेक्स और फिर उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़, क्या वाकई पाकिस्तान में कारोबार करने में आसानी हुई? फैसल साहब, हमारी जो बातचीत होती है बिजनेसमैन से पाकिस्तान के अंदर, वो ये कहते हैं कि उनका फोकस है इनपुट कॉस्ट के अंदर, यानी कि बिजली की क्या कीमत है, गैस की क्या कीमत है, पेट्रोल की क्या कीमत आती है, डीजल जो इस्तेमाल करते हैं उनकी क्या कीमत आती है, और फिर इनका कंपैरिजन बाकी खित्ते के मुकाबले में। अगर हमारा एक्सपोर्टर जो है वो बिजली की कीमत जो दे रहा है वो 14 सेंट की दे रहा है, और अगर इंडिया में या चाइना में या बांग्लादेश में उसकी कीमत 7 या 8 सेंट चल रही है, तो फिर मैं नहीं समझ पाता कि वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या पैरामीटर्स लेते हैं। ये लोग बताते हैं कि हम अगर 14 सेंट की बिजली ले रहे हैं तो 7 सेंट की बिजली लेने वाला या 8 सेंट की बिजली जहां फराहम की जा रही है एक्सपोर्टर को, तो वो तो उससे कंपीट नहीं कर पाता। तो हमारे यहाँ बिजली तकरीबन 150 से 200% महंगी है इस खित्ते के मुकाबले में। हमारी गैस जो है वो महंगी है इस खित्ते के मुकाबले में। फिर हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमारा पड़ जाता है, यानी कि 35% से शुरू होता है, और अगर सारे सुपर टैक्सेस वगैरह जमा कर लें तो मुझे बताया जाता है कि 50-55% तक टैक्स रेट पड़ जाता है कॉर्पोरेट टैक्सेस के ऊपर। अब दुनिया भर की जो एवरेज है वो 20-25% की आती है। तो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है वो दुनिया का बुलंद तरीन टैक्स है। तो बुनियादी हकायक जो ज़मीनी हकायक हैं वो तो कुछ इसी से जाते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल है,
और फिर आप सोचिए कि आपको एक टीम रखनी पड़ती है अकाउंटेंट्स की, बिकॉज हर हुकूमती इदारा जो आता है वो आपके अकाउंट उस तरह से ऑडिट करना चाहता है। कोई 2 से 3 दर्जन किस्म के डिफरेंट टैक्सेस हैं जो बिजनेसेस को अदा करने पड़ते हैं। तो सिंपल मामला, सिंप्लीफिकेशन जो है वो निहायत जरूरी है कि आप ये 2-3 दर्जन टैक्सेस जो हैं इनको मर्ज कर दें और 2-4 टैक्सेस सामने ले आएं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल बात की है। कुछ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम बात करेंगे, लेकिन मुजम्मिल साहब आपसे मेरा यही सवाल है, जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, जो सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात ताजर कम्युनिटी के या कारोबारी तबके के हमें देखने को मिलते हैं वो FBR रिलेटेड हैं। ये जो रिपोर्ट आई थी इस पे बड़े ढिंढोरे पीटे गए थे कि पाकिस्तान का इंडेक्स बेहतर हो गया है, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक कोरोना को ज़रा एक लम्हे के लिए साइड पे रख दें, आपने क्या फ़ील किया, क्या वाकई बेहतर हुआ था, ज़मीनी हक़ाइक़ इसको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए बात यह है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी पहले एक चीज आती है, वो आती है पॉलिसी कंसिस्टेंसी। और पॉलिसी कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई आप किसी शोबे के या किसी सेक्टर पे कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस पे आपको कायम व दायम रहना है और उस पे आपको खड़े रहना है। पाकिस्तान में जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी का फुकदान जो है कम से कम 2008 से 2020 तक बहुत ज़्यादा रहा, और उसमें हम अहमियत देते हैं कि जब हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा होता है तो हम उल्टे सीधे टैक्सेस रातों रात लगाना शुरू कर देते हैं। कभी हम सुपर टैक्स लगा देते हैं, कभी हम स्पेशल कोई टैक्स लगा देते हैं, कभी हम FED लगा देते हैं, कभी हम इम्पोर्ट टैरिफ ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी किसी इंडस्ट्री को हम जो है ज़ीरो रेटेड कर देते हैं, किसी को एग्जेम्प्टेड कर देते हैं, कभी सेल्स टैक्स की शरह बढ़ा देते हैं। इस तरीके से कोई काम दुनिया में कारोबार अपना प्लान नहीं कर सकता, और यही तमाशा जो है हमारे पूरा साल लगता है इस मुल्क में। जब बजट आने लगता है तो उल्टी सीधी तजवीज़ें आना शुरू हो जाती है। जैसे भी कोरोना आया हुआ था तो एक तजवीज़ आ गई कि कोरोना टैक्स लगा दें, जितनी भी बड़ी कंपनी है उस पर एक कोरोना टैक्स लगा दें। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो आपके मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है सिर्फ नाम किताब में नहीं है, इसके लिए आपको जो है फैसिलिटेट भी करना होता है। दूसरी चीज़ जो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट है। दुनिया में कोई भी आते हैं कारोबार करने के लिए तो वो मुजम्मिल साहब इस पे मैं जरा आऊंगा, जो आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट था, फिर उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट था, उसने किस तरह मुतासर किया बिज़नेस को, इससे मुतालिक बात करेंगे। मियाँ अंजुम निसार साहब से जान लेते हैं। मियाँ साहब आप ये बता दें, एक तो जो पॉलिसी की बात मुजम्मिल साहब ने की, क्या पॉलिसी बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके मिला के बनाई जाती है और फिर उस पर अमल दरामद किस हद तक हो सकता है? और दूसरा, ये जो साल था, ये रमज़ जो माली साल अभी जारी है टिल लास्ट डेट ऑफ जुलाई, इसमें कितनी आसानी हुई आपको, पाकिस्तान के कारोबारी लोगों को कारोबार करने में? मियाँ साहब। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर कोई काम किया जाए, ये तो मेरे ख़्याल में, मैं तो 45 साल से कारोबार कर रहा हूँ, ये तो आज तक नहीं देखा कि स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए, उनसे भी कुछ पूछा जाए। और यही होता है कि जब SROs और इम्प्लीमेंटेशन एक नई पॉलिसी लागू कर दी जाती है तो उसमें फिर बहुत सारी जो हैं वो एम्बिग्युइटीज़ सामने आती हैं। यही बेहतर होता है कि अगर स्टेक होल्डर्स को शामिल करके किया जाए कोई काम, तो बहुत सारा काम आसान तरीके से भी और बेहतर तरीके से भी हो सकता था, लेकिन ये होता नहीं है। बाकी रहा, जो पहले आपने एक सवाल किया ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, बात यह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस तो डेफिनेटली हमारा हाई है। बिजली की प्राइस ऑलरेडी उन्होंने, फ़ारूक साहब ने बता दिया आपको कि हमारे रीजन में जो प्राइस है उससे हमारी प्राइस डबल से भी ज़्यादा है। मैं तो देख रहा था कि 18 सेंट है और दूसरे रीजन्स में मतलब 7 से 8 सेंट है। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक गैप है आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में। फिर हमारे इनकम टैक्स के जो हवाले से केसेस ऐसे होते हैं कि एक केस साल में 4-4, 6-6 दफ़ा खुलता है कि पहले आपका वैलेटिंग में निकल आया, फिर कमिश्नर साहब ने निकाल दिया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी 122(5) के तहत फिर कोई अथॉरिटी निकाल लेती है। तो हम तो हर वक्त फायर फाइटिंग के कामों में ही लगे रहते हैं और अपना जो प्रोडक्टिव जो टाइम होता है वो कारोबार की तरफ नहीं दे पाते जी। तो ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जो बात है, ये इंडेक्स में तो कुछ कमी आ गई होगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है कि अब
कुछ चंद सालों से पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं वो ज़रा प्रॉपर बनने लग पड़े हैं और उससे वजह से आपके कुछ प्रॉब्लम्स, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं आपके रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन इन जनरली देखा जाए तो जो दुनिया में इस वक्त जो माहौल है और हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम फार फार पीछे हैं और हमें अब इसमें बहुत सारी सिंपलिसिटी और बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। मियां साहब, आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोडक्शन की बात की है, डॉक्टर साहब आप पहले भी बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें आपने डॉक्टर साहब कहा था कि जो एनर्जी है वो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है जिस पे ये सारी प्राइस वेरी कर रही होती है। आपको याद होगा कि जब हम नून लीग के दौर में बात किया करते थे तो उस वक्त जो ताजिर कम्युनिटी थी वो ये कहती थी कि इसहाक डार साहब ने उनके साथ ये तो कमिट कर दिया कि उन्हें 24 आवर्स बिजली गैस मिल रही है, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब पिछले 1-2 सालों में हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का मसला तो नहीं है, लेकिन रेट्स उसके बावजूद ज़्यादा हैं। ये 2 सालों में ये मामला क्यों नहीं हल हो पाया? ये एनर्जी अगर मुयस्सर है, मौजूद है, तो उसके बावजूद इसकी कीमत कम क्यों नहीं हो रही डॉक्टर साहब? देखिए फैसल साहब, पहली बात तो ये है कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनको अगर हम महंगी बिजली दें तो शायद वो अपने अखराजात कहीं और से काट के बिजली का बिल देने की कोशिश करें। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, जो सनतकार हैं, वो ये बताते हैं कि महंगी बिजली उनके लिए बिजली ना होने के बराबर है, क्योंकि उन्होंने कम्पीट करना है। उन्होंने बिजली अपनी एसी चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। उनका एक 25 से 30% का बिजली का कंपोनेंट मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में जो उनके प्रोडक्ट के अंदर चला जाता है, और अगर वो डबल बिजली का बिल आ रहा है उनके पास तो फिर वो इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकेंगे, वो बांग्लादेश से कम्पीट नहीं कर सकेंगे, वो चीन से कम्पीट नहीं कर सकेंगे। एक बड़ी अच्छी बात अभी शायद की गई आप ही के प्रोग्राम में कि पॉलिसी जो है वो एक नहीं रह पाती। मैं आपको बिजली के हवाले से ये बता सकता हूं कि जनवरी 2019 में कोई 1 महीने की मीटिंग्स के बाद जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिसमें हमारा जीरो रेटेड सेक्टर कहलाता है, जिसमें 5 इंडस्ट्रीज आती हैं, उनको हुकूमत ने लिख के दिया था कि हम आपकी बिजली का रेट जो है वो 7.5 सेंट पे कर रहे हैं। फिर 1 साल गुजर गया और अचानक एक नया हुकूमती ऑर्डर आ गया कि वो 7.5 सेंट वाली बिजली खत्म है, अब 14 सेंट की होगी, और पिछले साल जो आप 7.5 सेंट की बिजली देते रहे हैं वो भी उसके ऊपर भी, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली उसके ऊपर भी आपको इजाफी बिल जो है वो देने पड़ेंगे। उसके बाद दोबारा बिजनेसमैन की और हुकूमत की मीटिंग शुरू हो गई और फिर दोबारा से एक नया ऑर्डर किया गया कि नहीं 7.5 सेंट पे रहेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत हाईएस्ट कैडर पे, अगर हाईएस्ट कैबिनेट के लेवल पे एक डिसीजन हो जाता है, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते। तो ये पॉलिसी कंसिस्टेंसी की बात बिल्कुल मुनासिब उठाई गई कि एक पॉलिसी नहीं रह पाती। इसी तरह आप शुगर में देख लीजिए। जी फैसल जी डॉक्टर साहब, जरा मुजम्मिल साहब ने ये बात की थी, मुजम्मिल असलम साहब ने, मुजम्मिल साहब से ही जान लेते हैं। मुजम्मिल साहब, आप कुछ हाई इंटरेस्ट रेट की बात भी कर रहे थे, आप बड़े जो एक्सचेंज रेट है, रुपये की डिवैल्यू होना, उसकी भी आप बात कर रहे थे। ये 13.25 पे अगर मैं देखूं, ये जो स्पाइक है ये जनवरी 2018 में हमारे मुल्क में शरह सूद 6% थी और जुलाई 2019 में ये 13.25% हो गई और तकरीबन 10 महीने ये इसी के इर्द गिर्द ही रही। अप्रैल से कम होना शुरू हुई, अब जाके 8% पे हो गई है। तो ये कोरोना तो खैर अभी आया, लेकिन इससे पहले वो लोग जिन्होंने कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट करनी थी, कारोबार करने थे, आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन है, कितनी कमी हुई उन लोगों में और कितनी बड़ी रुकावट रही? कुछ मज़ीद भी बताइए इससे मुतालिक। और जो आने वाला बजट है उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो IMF की डिमांड्स में से था और आज भी खबर लगी हुई है कि अब जो एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी है वो मशरूत है IMF की डिमांड से और शराइत के साथ। देखिए, मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं कि पेट्रोल की कीमत हमारे मुल्क में जो है काफ़ी कम हुई, लगभग 110-15 से जो है 72-74 रुपये पे आ गई है। अब आलमी मालियाती मंडी में जो है लगभग 100% से ज़्यादा जो है 1 महीने में कीमतें बढ़ गई हैं। अगले महीने चाहे कुछ भी कर लें, आपके मुल्क में पेट्रोल की कीमतें जो हैं अच्छी खासी मिकदार में बढ़ेंगी। हो सकता है कि 10, 12, 15 रुपये भी बढ़ जाएं। अब इसको कहते हैं पॉलिसी कंसिस्टेंसी या वॉलेटिलिटी कहते हैं। इसी तरीके से एक्सचेंज रेट 105 से 160 हो जाना।
अच्छा, अगर वो 105 से ये हमने 105 जो है 2013 से 2018 तक एक जगह रखा, अब उसको अगर हम ग्रेजुअली साल का 2, 3, 4 या 5% करते हैं तो इन्वेस्टर्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है अपने लॉसेस में। मुज़म्मिल साहब शॉर्टली, वक्त बहुत कम है हमारे पास, आप कह रहे हैं कि पॉलिसी जो है इसका तसलसल जारी रहना चाहिए। मियां साहब आप बता दें, IMF से आपको बड़े शिकवे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी शराइत की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इंडस्ट्री को भी, तो अब जो बजट आ रहा है उससे तवक्कुआत क्या है? जी एक्चुअली सिचुएशन ये है कि कोरोना ने ऑलरेडी मीशत का बहुत मेरा मतलब बुरा हाल किया है, और मीशत को हमने अब दोबारा पाँव पे खड़ा करना है, ना सिर्फ पाकिस्तान में ग्लोबली भी। और मेरे ख्याल में IMF भी ये समझती है, और ये जो टारगेट रखे जा रहे हैं 5.1 ट्रिलियन के, ये मैनेजेबल नहीं होंगे, ये अचीवेबल नहीं होंगे। और हमें ये इस वक्त तो ये देखना है कि इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगे, रिलीफ दें ताकि इंडस्ट्री जो है वो चल सके। और मैं तवक्को करता हूँ गवर्नमेंट से कि एक तो जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की गई थी उसे ख़त्म करेंगे, रॉ मटेरियल्स पे RD सारी ख़त्म करेंगे। ये CNIC के हवाले से इस वक्त हमारी इकॉनमी इस काबिल नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा ज़्यादा जो हो रहा है वो स्मगल गुड्स को हो रहा है, और जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको प्रॉब्लम हो रही है। जी ठीक है, मियां अंजुम निसार साहब बहुत शुक्रिया, मुज़म्मिल असलम साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया तो उनका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।